हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अध्याय 1 है कक्षा 7वीं की इतिहास की किताब का। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ही हमको शुरुआत में ही मिल गया ये एक मानचित्र। मानचित्र नंबर 1 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है ये। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। ये एक मानचित्र है। ठीक है, तो ये बनाया था भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम जानते हैं। और नीचे एक और मानचित्र है जो कि है मानचित्र नंबर 2। आज का भारत हमारा लगभग इस प्रकार से दिखाई देता है। 18वीं सदी के आरंभ में गिललाम द लिस्ले के अनुसार, एटलस नुवो के अनुसार जो है ये उपमहाद्वीप जो कि हमारा भारत का है, इसका ये नक्शा है यहाँ पर। तो भारत के दो नक्शे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है जो कि 18वीं सेंचुरी में बना था, और एक ये जो सबसे पहले यानी कि 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या बताया गया इस अध्याय के अंदर, और हम शुरू करते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए जो कि अभी हमने देखा उसको। मानचित्र 1 जो है अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 ईस्वी में बनाया था। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह इसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। पूरा मानचित्र नहीं है बल्कि उसका एक हिस्सा है, और भारतीय उपमहाद्वीप को इसमें दर्शाया गया है। मानचित्र जो कि इसके नीचे है वो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी ज्यादा अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ दिखाई देता है। इसमें जगहों के नाम जो है इसमें अरबी में लिखे गए हैं, हम उसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाला जो मानचित्र है ना, मानचित्र नंबर 2, आज का भारत लगभग जो है इसी प्रकार का है। लगभग जो है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ही आपने मैप चेक किया होगा। ठीक है, तो जो वर्ड लिखे गए हैं मानचित्र नंबर 1 में वो अरबी में दिए गए हैं, और उनको कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र नंबर 2 जो कि स्क्रीन के जस्ट ऊपर है, पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 साल बाद इसको बनाया गया था। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आज का अगर आप नक्शा देखोगे तो भारत जो है इसी प्रकार का आपको देखने को मिलता है। जैसे जैसे जगहों की खोज होने लगी, भारत में लोग आने लगे, और पूरे भारत को जब उन्होंने देखा, नापा, तब जाकर के उन्होंने नक्शा बनाया। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी एरिया में जाते हैं और अगर आपने केवल इतना एरिया देखा है तो आपके दिमाग में इतने एरिया का ही नक्शा होगा, ना कि इस पूरे एरिया का। जो व्यक्ति इस पूरे एरिया में जाएगा वो इस पूरे एरिया को नाप देगा, सीधी सी बात है। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों में बारीकी ब्यौरा देख करके आश्चर्य होता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप नक्शे को दोबारा देखेंगे, ऊपर की ओर उठा देंगे उसको, तो देखिए ये जो हमारा कोस्टल एरिया है ये वाला, ये काफ़ी अच्छे से जो है डिस्क्राइब किया गया है, कहाँ से ज़्यादा है कहाँ से कम है, कौन कौन सी जगहें हैं, बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया गया है, ऑब्वियस सी बात है। तो काफ़ी रिसर्च लगता है इसके ऊपर। ये कोस्टल एरिया है, जो पानी वाला एरिया है उसको हम बोलते हैं तटीय क्षेत्र या कोस्टल एरिया। तो खैर इस पे काफ़ी बारीकी से काम किया गया है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे, जो कि अध्याय 6 में आप इसको जानेंगे। तो देखिए नक्शे के बारे में इसमें बताया गया था। नक्शे के बारे में आपने दो मानचित्र को देखा है यहाँ पर। दोनों ही मानचित्र भारत के एक ही इलाके के हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है क्योंकि 600 साल का अंतर है इन दोनों के बीच में, और 600 सालों के अंदर मानचित्र इतना बदल गया। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, जो कि यहाँ से शुरू है। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत ज्यादा ही बदल गया था। इतिहासकार अब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है कि उस समय में किस प्रकार की स्केलिंग की जाती थी मानचित्र को बनाने में। अब इतना बड़ा एरिया होता है, मतलब अगर काफी बड़ा एरिया, तो ऐसा थोड़ी है कि मानचित्र में उतना बड़ा एरिया एज इट इज दिखा जाएगा। इतना बड़ा एरिया है तो मानचित्र में इसको इतना से दिखाया जाएगा, तो इस एरिया की स्केलिंग की जाती है कि कितनी बड़ी लेंथ को हम कितना इसमें शो करेंगे। तो वो स्केलिंग भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो उसका हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब जिस सदी की बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या स्केलिंग चल रही थी, उसका ध्यान रख करके हमें वहां पर चीजों को देखना पड़ता है। नई और पुरानी शब्दावली, शब्दावली में काफी चेंजेस आते हैं। जिन शब्दों का हम इस्तेमाल आज करते हैं, शायद कई साल पहले इसका इस्तेमाल नहीं होता होगा, या फिर कई साल बाद इस्तेमाल इसका नहीं होगा, कुछ नई शब्दावलियां आएंगी। तो चलिए उनको देखते हैं। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ
क्या होता होगा। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं से मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी, आधुनिक फारसी भाषा में काफ़ी ज़्यादा ही चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब मिडिल टाइम पीरियड में जो फारसी बोली जाती थी और जो अभी की बोली जाती है उसमें भी चेंजेस दिखते हैं। अब जब वर्डिंग में चेंजेस होगी तो ऑब्वियस सी बात है उनकी मीनिंग्स भी हो सकती है बदल जाए, पैरा चेंज हो जाए उसका। उदाहरण के लिए अभी हमने देख लिया, यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, बल्कि समय के साथ शब्दों के अर्थ भी इसमें बदल गए, जिसकी अभी हमने जस्ट बात की। अब कह रहे उदाहरण के लिए आप शब्द ले लीजिए हिंदुस्तान। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र भारत के अर्थ में लेते हैं। मतलब अगर आप सुनेंगे आज हिंदुस्तान तो आपके दिमाग में आएगा पूरा भारत देश। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के स्थित इलाकों से था। मतलब उस टाइम पीरियड में यानी 13वीं सेंचुरी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने एक वर्ड बोला था हिंदुस्तान, तो उस वक्त इस शब्द का मतलब भारत नहीं होता था, बल्कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो कुछ इलाके थे केवल उसको रिप्रेजेंट करता था हिंदुस्तान। धीरे 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 क्या हो गया, आज हिंदुस्तान का मतलब क्या है, पूरा भारत, दक्षिण भारत तक हिंदू जो है उसको हिंदुस्तानी बोला जाता है। तो चेंजेस आपने देखा। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इन शब्दों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ का कोई राजा होगा, उसने यहाँ इसको हिंदुस्तान बोला, तो जब उसने इस इतने एरिया को कब्जा किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है अब उसका एरिया इतना बड़ा हो गया तो ये पूरा एरिया हिंदुस्तान हो जाएगा। धीरे 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 क्या हुआ, पूरे भारतवर्ष में फैल गया। इस प्रकार से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी पड़ा है। तो कह रहा है कि संतुलत के प्रसार के साथ साथ जैसे जैसे संतुलत बढ़ती गई, जिस प्रकार से जो भी स्पीड का दर रहा हो उसमें संतुलत उनकी बढ़ती गई, धीरे धीरे जो है उनके क्षेत्र भी बढ़ते गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। मतलब दक्षिण का भारत जो था विजयनगर वगैरह वो कभी हिंदुस्तान में नहीं आए। यानी मतलब हिंदुस्तान शब्द के अंतर्गत उनका मतलब नहीं होता था, लेकिन आज होता है। ठीक है, आज जो केरला तमिलनाडु के जो राज्य है हमारे वो भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, क्योंकि हिंदुस्तान का मतलब आज के टाइम में भारत होता है। कह रहे इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान का शब्द का प्रयोग किया था इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए। मतलब बाबर ने 16वीं सेंचुरी में वर्ड जब बोला हिंदुस्तान, तब उसका मतलब यहाँ की जियोग्राफी, जो पशु पक्षी हैं यहाँ के और जो यहाँ के निवासी हैं उनकी जो संस्कृति है, जो कल्चर है, केवल उनको डिस्क्राइब करता था। तो देखिए एक ही शब्द अलग अलग मतलब निकल रहे हैं। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समय कुछ कुछ समान था। 14वीं सेंचुरी में कवि थे अमीर खुसरो, उन्होंने भी एक शब्द प्रयुक्त किया था, यूज किया था हिंद। और हिंद का मतलब भी यही था कि जो लोग इस एरिया में रहते हैं, हिंदुस्तान वाले एरिया में रहते हैं, तो उस एरिया का भूगोल क्या है, जियोग्राफी क्या है, पशु पक्षी किस प्रकार के रहते हैं और यहाँ के निवासियों की संस्कृति क्या है। सेम वैसा ही बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इसी प्रकार से किया था। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जोड़ रहे थे जो आज हम जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ रहते हैं। ये आपको अभी आपने देख लिया कि 13वीं सेंचुरी में हिंदुस्तान का मतलब क्या था, 16वीं सेंचुरी में हिंदुस्तान का मतलब क्या था और 14वीं सेंचुरी में हिंद का मतलब क्या था। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा सीधा शब्द, मतलब जैसे आप सुनते हैं ना विदेशी, विदेशी का मतलब आज आपके टाइम में क्या सोचते हो कि वो लोग जो भारत देश है उसके बाहर से आते हैं हमारे पास, भारत के अलावा किसी भी देश से वो आते हैं, उसको हम विदेशी बोलते हैं। जबकि विदेशी का सीधा सीधा मतलब होता था पुराने टाइम में वो अपरिचित व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हो। तो हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान होता था, जो उसके समाज या उसके संस्कृति का अंग ना हो, उसको विदेशी कहते थे। मतलब उस टाइम पर विदेशी का मतलब वो है जो हमारी तरह नहीं दिखता हो, उसका कल्चर हमसे मैच ना करता हो, ठीक है, हमारे समाज से ना आता हो, चाहे बेशक वो उसी राज्य का हिस्सा हो या उसी देश का, वो विदेशी कहलाएगा। लेकिन आज के दौर में विदेशी का मतलब वो होता है जो भारतीय नहीं है या फिर जो उस देश का नागरिक नहीं है। आगे देखिए,
इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने के बावजूद एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अभी आपने इस चीज को इजिली समझ लिया। देखिए अगला पॉइंट है इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। मतलब वो जिस भी एरा, जिस भी एज का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो कैसे कैसे उन चीज़ों को खोजा गया है, उनके सोर्सेस क्या होंगे, इसी का वो सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वीडियोस देख सकते हैं, क्लास 6 में है ये। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक का लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अभी जो हम क्लास 7 की इस बुक में पढ़ने वाले हैं वो 700 टू 750 ईस्वी तक का हम पढ़ने वाले हैं। मतलब लगभग 1000 साल का इतिहास हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम 1000 साल का इतिहास पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं उसके आगे का पढ़ेंगे। अब हम जब पढ़ेंगे इन चीज़ों को तो सन इतने की अगर इसमें बात की जा रही है तो उस 1000 साल में आपको जाना पड़ेगा, सोचना उसी प्रकार से पड़ेगा, तब जाके आप पढ़ पाएंगे। अभी की चीज़ों के हिसाब से सोचेंगे तो वैसा आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत से मंदिर आपने देखे थे जो बना रखे थे लोगों ने, पहले भी राजाओं ने जो बनवाए थे, वो आज भी वैसे नहीं बनाए जा सकते हैं। जबकि उस टाइम पर वो उतने ऊंचे मंदिर, उनके शिखर, वो जो बनाए गए थे, वहां तक पहुंचना कैसे हुआ करता था, कैसे लोगों ने बनाया होगा बिना किसी इक्विपमेंट के। क्रेन व्रेन तो आपको आज दिखती है, उस टाइम तो नहीं दिखती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही बोला जा रहा है कि जब इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करते हैं तो उसकी प्रकृति कैसे रही या उसको कैसे खोजा गया, ये वो उनके स्रोतों का सहारा लेकर के ही सोचते हैं। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकारों जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें से आप बहुत सी ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही है, मतलब कॉन्टिन्यू, जिनका इन्वेंशन ऑलरेडी हो चुका है। इतिहासकार इस काल में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला कि घर किस प्रकार से बनाया गया होगा, तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। मतलब ये जो हम 1000 साल इसमें पढ़ने वाले हैं उसके भी सोर्सेज जो होंगे वो कुछ यही होंगे जो पहले से चलते आ रहे हैं, और कुछ नई चीज़ें। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी ज़्यादा भिन्न भी हैं, अलग भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्य रूप से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब जो प्रमाणिक है, जो लिखित सामग्री, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की लिखित सामग्री जो है उसको अभी तक पढ़ा ही नहीं गया किसी के द्वारा। लेकिन इस युग की जो होगी उसकी लिखित सामग्री जो है वो प्रमाणित है, मतलब उसको हम वेरीफाई कर चुके हैं। और जो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी भाई, उसमें चेंजेस भी बहुत ज़्यादा आएंगे और बहुत आपको सरप्राइजेस भी मिलेंगे इस 1000 साल में। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल भी धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा, क्योंकि कागज का आविष्कार जो है वो चाइना में हुआ था। स्टार्टिंग में तो उन्होंने किसी को दिया नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो है जब कागज सस्ता हो गया और उसका वो जो है उपलब्ध भी हो गया बहुत अच्छी तरीके से सबके लिए, तो लिखित स्रोत जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलने लगे। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते इत्यादि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। मतलब क्या क्या करने लगे भाई? धर्म ग्रंथ, ऑब्वियस सी बात है, धर्म के बारे में चीज़ें। शासक कहाँ कहाँ जाते हैं, उन्होंने अपनी यात्राओं में क्या क्या देखा, क्या क्या घटना हुई, उसके बारे में भी लिखा। संतों ने जो अपने प्रवचन दिए होंगे, उपदेश दिए होंगे, वो भी लिखा कागजों पर। अर्जियां जो लोग देते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अदालत भी थी तो उनके दस्तावेज, उनको भी लोगों ने लिखा। जितने भी हिसाब लिए जाते थे या टैक्स कर जो होते थे उनके खाते बनाए गए, तो लोगों ने इसको लिखना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है उसको पढ़ने में आसानी होने लगी। धनी व्यक्ति, शासक, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेख खागरों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन हो जाता है, क्योंकि अभिलेख बहुत पुराने थे और बहुत अच्छे से उसमें इंफॉर्मेशन बहुत पहले से मिल जाती है, लेकिन क्योंकि ये खराब भी हो जाते हैं जल्दी, तो उसमें से जानकारी को उठा पाना, निकाल पाना काफ़ी कठिन हो जाता है।
उन दिनों छापेखाने तो नहीं थे, मतलब प्रिंटिंग मशीनें नहीं थी, प्रिंटिंग हाउस नहीं हुआ करते थे, लेकिन इसलिए जो है लिपिक या नकलनवीस हाथ से जो है पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे, मतलब वो हाथ से लिखते थे सभी कागजों पर, मतलब जितने कागज हैं उन सभी पर लिखा जाएगा हाथों से। अब प्रिंटिंग मशीन होगी, अब आप एक बार लिखते हैं फिर उसका आप प्रिंट आउट करवा लेते हैं, है ना। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं होता। भैया आपने लिखा या किसी दोस्त ने पहले से कॉपी पूरी कर रखी है, फिर आप क्या करोगे, प्रिंट आउट नहीं करवा सकते ना, आप उसको एज इट इज लिखोगे, तो देख देख करके आप क्या करते हो, लिखते हो लिखते लिखते रहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर स्कूल वाले ये बोल दें आपसे कि भैया आप प्रिंट आउट भी दिखा सकते हो, तो फटाफट प्रिंट आउट हो जाएगा, 5 मिनट में आंसर होने शुरू हो जाएंगे। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, ऑब्वियस सी बात है, कुछ डॉक्टर भी होते हैं। आपको मजबूर होकर के अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा कि इसने क्या लिखा होगा, पिछली लाइन को पढ़ते होंगे आप, उसके आंसर को आगे पढ़ते होंगे कि यार यहाँ पे क्या हो सकता है, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करते हो, वैसे ही अक्षर बनाने की कोशिश कर देते हो। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन कुछ तो चेंजेस आपको जरूर करने पड़ते होंगे, सीधी सी बात है। देखिए एक फोटो है यहाँ पर, ये एक लघु चित्र है जो प्राकृतिक है, ठीक है, जिसमें एक लिपिक है, ये व्यक्ति है, लिपिक वो होता है जो देख करके लिखता है, ठीक है। ये व्यक्ति बैठा है जो एक कॉपी में से दूसरी कॉपी में उसको लिख रहा है, नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर से लेकर के 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। छोटे चित्र है ना भाई, लघु मतलब छोटा। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे। ये देखिए, आगे देखिए, हम जो पढ़ रहे थे कि धीरे धीरे वही कम करेंगे, जो डिफरेंसेस है ऑब्वियस सी बात है वो दिखने लगेंगे। आपने अगर किसी कॉपी में से नकल उतारा है तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो उसमें देखने को मिलते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि, प्रतिलिपि बोलते हैं फोटोकॉपी को, ठीक है। तो पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक मोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द बदल दिया तो कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों में भी की भी प्रतिलिपियां बनती रही, मतलब किसी ने ओरिजिनल लिखा फिर उसकी कॉपी करी किसी ने, फिर आगे जाकर के कॉपी वाले की भी कॉपी होने लगी, कॉपी की भी कॉपी होने लगी। जो जिसको एक बार बदल दिया गया फिर वो दूसरा उसको फिर से बदला होगा, फिर से बदला, तो मतलब बदलाव इतने ज़्यादा हो गए कि जो मूल ग्रंथ था ना उससे प्रतिलिपियाँ बहुत ही अलग हो गई। जो ओरिजिनल लिखा हुआ था वो तो धरी की धरी रह गई, लेकिन जो उसकी कॉपीज निकली थी वो उससे वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगी। इसमें बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न होगी क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। तो अब भाई आप मैच करने जाओगे तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उसका ओरिजिन कहाँ से आया है, वो पहला व्यक्ति कौन है जिसने अपने हाथों से उसको लिखा था, तब जाके आपको वो मिल पाएगी, पर वो तो बहुत मुश्किल है। हमें बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों की ही पूरी तरह से इसके ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था, मतलब वो पिछले एडिशंस को देखते रहते थे कि क्या चेंजेस उसमें होते आ रहे हैं। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहे। संशोधन मतलब वही फेरबदल करना। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में और दूसरी बार उसके 2 वर्ष बाद लिखा था, यानी कि 1358 ईस्वी में। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। मतलब जो 1358 में उसने लिखा था वो तो पता था, लेकिन 1971 तक ये पता ही नहीं था कि उसने 1356 में पहली बार वृत्तांत लिख चुका था वो। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा रह गया। सीधी सी बात है भाई, ओरिजिनल चीज कहीं पड़ी की पड़ी रहती है, कॉपी चीज जो है आगे बिकती रहती है, बिकती रहती है, सीधी सी बात है। लेकिन ये तो है कि कभी ना कभी पता निकलता है, तो कहते हैं ना कि भाई सच्चाई को कितना भी दबा लो पर निकल तो आती है एक ना एक दिन। तो 1971 में वो बाहर निकल आई। अब आगे है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। जब इतना सब कुछ चेंज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है सभी चेंजेस आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। तो सन 700 से लेकर के 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हमको देखने को मिले। इस काल में अलग अलग समय में नई प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के दर्शन हुए, जैसे कि सिंचाई में रहट, ठीक है, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय अस्त्र जो कि बारूद वाले हथियार। तो पहले तो बारूद वाले हथियार थे नहीं, अब इनका इस्तेमाल होना शुरू हो गया।
इस उपमहाद्वीप में कई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ध्यान रहे ये तमाम परिवर्तन, नई टेक्नोलॉजी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर के आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए जा करके। देखिए, हमने रहट की बात करी थी जो सिंचाई में काम आता है, उसकी इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यह है रहट, जिसमें पानी जो है वो एक के बाद एक के बाद एक गिरता रहता है। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे थे। मतलब उनको कहीं से कहीं जॉब के ऑफर्स आते थे। जॉब मतलब क्या, कभी कहीं काम करने जाते थे तो कभी कहीं। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का, आगे देखते हैं, महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला। तो राजपूत जो है उसका ओरिजिन जो है वो है राजपुत्र, मतलब राजा का बेटा। तो देख रहे हो आप ओरिजिन से कैसे चेंज हो गया, राजपुत्र से राजपूत कैसे बन गया। तो 18वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। भाई 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो क्षत्रिय वर्ण थे, जो राजा हुआ करते थे, तो ये राजपूत उनके लिए प्रयुक्त होता था, उनके लिए यूज होता था। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे, जो जहाँ जॉब करते थे। कौन कौन हो सकते हैं, तो राजा का बेटा तो ऑब्वियस सी बात है, पर उसके साथ साथ राजा का बेटा सामंत हो गया, सेनापति का बेटा या सैनिक जो है वो सभी राजपूत के अंतर्गत आते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। मतलब वो राजपूत कैसे हैं, कितनी स्वामी भक्ति है, कितने प्रबल है, कितने पराक्रम है, उनका वो गुणगान करते थे। कौन, कवि लिखा करते थे। भाई कवि का यही काम है। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और काश्यत। काश्यत कौन थे, तो मुख्य रूप से लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जातियां, इन्होंने भी उठाया। ठीक है, तो राजनीतिक दृष्टि से जो महत्व उठाया गया इस टाइम पीरियड का, इस 1000 सालों का, वो केवल राजपूतों ने ही नहीं बल्कि जो मराठा थे, जो सिख थे, जो जाट थे, जो अहोम थे या जो काश्यप थे, उन्होंने भी इसका पूरा लाभ उठाया है। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से हो रही थी। ठीक है, बहुत तेजी से और पूरे तौर पर कि भाई पूरी तरह से जंगलों का विनाश कर दिया जाएगा और वहां पर खेती की जाएगी। पर्यावास में परिवर्तन के कारण नई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और वो कृषक बन गए, यानी कि किसान बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, कर बोले तो टैक्स, और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। भाई उसमें ऊपर और नीचे लोग होने लगे, तो आर्थिक रूप से भी, मतलब पैसे के रूप में भी, और सामाजिक, समाज में भी जो है, कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, तो ये डिफरेंसेस देखने को वहां पर मिल गए। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी तो कुछ के पास मवेशी होते थे ज्यादा, कुछ मवेशी पाल लेते थे। तो कुछ लोग खाली समय में दस्तकारी का भी कुछ काम कर लेते थे। तो मतलब मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो भाई वो नीचे रह जा रहे हैं। फिर बाद में जाके वो बोल रहे हैं कि यार वो बढ़ गया आगे, मैं नीचे हो गया। डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो रहा है, बाइजनेस क्रिएट हो रहा है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो ये सब कुछ तब भी होने लगे थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। तो सबसे पहले लोग जाति में बटे, भाई तुम्हारी ये जाति, तुम्हारी वो जाति। फिर जाति में भी जब डिफरेंसेस देखने को मिले कि भाई सेम जाति के लोग हैं और कोई आर्थिक रूप से अमीर हो गया है, मतलब बड़ा हो गया है या छोटा हो गया है, तो उन जातियों की भी उपजातियां उन्होंने बना ली। सही है कि नहीं, ये भी काम किया भाई। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। मतलब राजा है तो ऊंची दर्जे का हो गया, है ना, और व्यापारी है तो फिर बाद में हो गया, अगर किसान है तो भाई नीची जाति का हो गया। इसी प्रकार से जो है उनको जाति और उपजातियों में बांटा गया। ये दर्जे स्थायी नहीं थे,
मतलब फिक्स नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, मतलब कोई भी जाति का व्यक्ति है, उसके हाथ में कितनी सत्ता आती है, पावर कितनी है, उसका इफेक्ट कितना है, इम्पैक्ट कितना है उसका, उस पर रिसोर्स कितने हैं, कितने रिसोर्स पर वो कंट्रोल कर सकता है, इसके आधार पर उसके दर्जे जो है वो बदलते रहते थे। एक ही जाति का व्यक्ति जो है वो किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है, तो किसी अन्य क्षेत्र में कुछ और, मतलब हो सकता है जमीन के क्षेत्र में पीछे रह जाए वो, पर मवेशियों के क्षेत्र में वो आगे हो जाए। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों के एक सभा करवाती थी। मतलब अभी भी देखते हो आप, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो, उन्होंने भी कुछ नियम कानून बना रखे हैं आपकी पढ़ाई को लेकर के, आपके आने जाने को लेकर के, आपके शादी विवाह सब चीज़ के लिए, तो वो उन्हीं को पालन करवाने की कोशिश आपसे करती रहती है। इसी प्रकार से वो तब भी था। इनमें से कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी होने लगी, मतलब जब ऐसे लोग जहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठ करके, क्योंकि एक ही जाति के लोग रहते हैं वहाँ पर अब सेम, तो उनसे जो है वो काम वो करवाने लगे, तो उनको जाति पंचायत भी बोला जाने लगा। तो उन्होंने अपने आप को जाति जाति पंचायत के अंतर्गत रख लिया। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था, वरना उन्हें जाति से निकाल भी सकते थे भाई। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था, जहाँ पर मुखिया होते हैं तो मिल मिलाकर के वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। मतलब बहुत सारे राज्य हैं, तो कोई एक राज्य का छोटा छोटा हिस्सा जो बहुत ही अलग अलग जातियों से बने हुए हैं, हर जाति के अंदर एक जाति पंचायत या फिर मुखिया होता था। तो इतना इसके अंदर बताया गया है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। क्षेत्र और साम्राज्य, तो देखिए चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे अध्याय 2 में, तुगलक के बारे में अध्याय 3 में, ठीक है, और अध्याय 4 में मुगल या फिर बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कितने क्षेत्र आते थे, ये सभी हम आगे आगे के अध्यायों में पढ़ते जाएंगे। तो दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर के 1287 तक इन्होंने राज किया था। इनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, प्रशस्ति का अध्याय 2 में उदाहरण दिया जाएगा। बाकी प्रशस्ति का मतलब होता है उनके बारे में लिखना, प्रशंसा करना, ठीक है। इनमें एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया, मतलब प्रशस्ति में उनको क्या बोला गया कि एक बहुत बड़े साम्राज्य का शासक था, जो पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण भारत, जो द्रविड़ भारत है, वो उसका हिस्सा उसमें आता है। तो गौड़ बोले तो बंगाल, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना से आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार को उल्लेख क्यों करते रहते हैं, क्यों वो ऐसे दावे करते हैं कि भाई हमने जो है ना इतना राज्य हड़प रखा है, हमने इतना राज्य हड़प रखा है। अब इसके ऊपर देखिए यहाँ पर एक मैप है, मैप में आपको रोमन नंबर में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब रोमन नंबर लिखा है, उसके आगे कौन कौन सी जगह है वो बता रखा है। तो ये भारत का मैप है, और इसमें रोमन नंबर में, मतलब रोमन में नंबर लिखी हुई हैं और उन जगहों के नाम लिखे हुए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए भाषा तथा क्षेत्र में एक बॉक्स है, इसको भी देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र में एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, दार समुद्री, तेलंगानी, गुर्री, ये कौन सा हो गया भाई, माबारी, गौड़ी जो बंगाल में बोली जाती है, अवधी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, कह रहे इतनी लैंग्वेज जो है यहाँ पर बोली जाती थी। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए, मतलब आपसे कह रहा है, तो ये सभी की एक सूची बनानी है आपको, इसके ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, केवल आप टॉपिक्स को देखिए, उनमें से आपके पास जो है क्या सवाल आ सकते हैं उसको देखना है आपको केवल, ठीक है। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, और अपनी भाषा जो है और संस्कृति जो है वो विशेषता स्पष्ट हो गई थी कि भैया उस रीजन में किस प्रकार की भाषा बोली जाएगी और उसका कल्चर कैसा रहेगा। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी, तो हम इंतजार करेंगे, मतलब हम क्यों करेंगे, आप करिए, इस वीडियो के बाद जाइए और देखिए। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे भाई। उन क्षेत्रों में कुछ राजवंश, राजा के बेटे या राजा का जो वंश लगातार चलता आ रहा था, या शासक जो है उनसे वो रिलेट हो गए थे। इन राज्यों के बीच काफी
टकराहटें चलती रहीं। ऑब्वियस सी बात है भाई, दो राज्य हैं यहाँ पर, तो भाई इसका राजा चाहेगा इसको लपेट ले, इसका राजा चाहेगा इसको लपेट ले, फिर ये चाहेगा इसको। तो अटैकिंग तो भाई स्टार्टिंग से चलती आ रही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अपने क्षेत्र में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे, क्योंकि भैया दूसरा भी उदाहरण, दूसरा भी जो है आक्रमण करेगा, आक्रमण करके अगर जीत गया तो छीन के ले जाएगा, अगर हार गया तो आपने उसका छीन लिया। तो साम्राज्य बड़े भी हो सकते थे, छोटे भी हो सकते थे, है ना। तो ये स्थिर नहीं थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। तो जब हम अध्याय 3 और 4 पढ़ रहे होंगे तब हम इसको देखेंगे। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे अभी। आगे 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, मतलब मुगल वंश जो है वो अपने लास्ट के मोमेंट पे था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 10 में हम इसको पढ़ेंगे, है ना। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा था, और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग तक फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिलती रही। इस तथ्य का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से काफी चेंजेस थे उसमें, मतलब भिन्न थी, और कुछ बहुत ज्यादा सिमिलर थे, यानी कि समान थे। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर के 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी, बल्कि एक दूसरे से वो रिलेटेड थी। तो कुछ चेंजेस देखने को मिले और कुछ सिमिलरिटीज भी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय के सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता रहा। मतलब भाई देखिए, आपके रीजन में अगर जिसका आक्रमण हो जाएगा, जो अटैक करेगा, जैसे कि भारत की अपनी एक संस्कृति थी, लेकिन जैसे मुगल आए उसके अंदर आर्य आए, मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज जो आए, तो वहाँ पर भी हमारे अंदर कुछ चेंजेस आए। मतलब उस वक्त के भारत में चेंजेस आए, और जो अभी हम देखते हैं भारत में, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन की बात करें, मुगल के आने के बाद भी बहुत सारे चेंजेस हुए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे स्टार्टिंग की सभी चीज़ें हमने छोड़ दी है, वो तो अभी हैं। बट अभी क्या हो रहा है ना, कि पहले की चीज़ों में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और कुछ सिमिलरिटीज अभी भी चल रही हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इसी प्रकार से चलती रहती हैं, साल दर साल या सदी दर सदी। इसी प्रकार से कुछ पुराने और नए धर्म, कुछ पुराने जो भाई स्टार्टिंग से चलते हैं, कुछ नए धर्म भी बन गए। इतिहासकार जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इतिहासकारों के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल, मतलब जांच पड़ताल हम कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। मतलब कि भैया किसी की पूजा करा रहे हैं, किसी देवी देवता की, तो व्यक्तिगत आस्था है हमारी, कि आप किसी भगवान को मानते हैं, मैं किसी को मानता हूँ, कोई किसी को मानता है। लेकिन इसका स्वरूप जो है, जब हम पूजा पाठ करेंगे तो वो सामूहिक होगा, मतलब समूह में लोग आएंगे। मतलब मान लीजिए कि आप, लेट सपोज कि आप कृष्ण भगवान को मानते हैं, मैं राम जी को मानता हूँ, मैंने घर पे रामायण रखी, तो आप भी आएंगे। बेशक आप कृष्ण भगवान को मानते हैं, बावजूद इसके आप मेरे आस्था के लिए आप क्या करेंगे, रामायण सुनने के लिए भी आएंगे। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि आस्था का स्वरूप जो है वो सामूहिक होता है, जबकि लोगों की आस्था जो है वो व्यक्तिगत थी। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था, यानी कि धर्म, प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठनों से संबंधित होती थी, कि वो किस संगठन से संबंधित है। जैसे भाई मैंने एक संगठन बनाया जो हिंदू धर्म से संबंधित है, कोई व्यक्ति संगठन बनाता है जो मुस्लिम धर्म से संबंधित है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे यहाँ पूजा पाठ होगा तो वो हिंदू प्रवृत्ति या जो है उनके रीति रिवाजों के अनुसार ही किया जाएगा। जो किसी संगठन से होगा तो संगठन की झलक भी जो है वो देखने को मिलती है। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसने भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले थे। मतलब इस युग के अंदर 700 से लेकर के 1750 ईस्वी, यानी कि इन 1000 सालों में चेंजेस देखने को हिंदू धर्म में मिले थे। इन परिवर्तनों में से कुछ नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण होने लगा, समाज में पुरोहितों यानी कि ब्राह्मणों के रूप में जो है, पुरोहितों को ब्राह्मणों के रूप में महत्व मिली, और इनके महत्व जो है बढ़ती गई, और सत्ता भी इनकी बढ़ती चली गई। तो इम्पोर्टेंस जो है वो भी काफी ज्यादा चेंज हो गया। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, क्योंकि उनको संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी। इनके संरक्षक थे।
नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता गया। भैया जिस समाज में मान लीजिए कोई व्यक्ति उसका दबदबा है, उससे जो शासक रिलेटेड हो जाएगा तो उसका भी दबदबा उस एरिया में रहेगा। आगे है, इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आए। मतलब लोगों ने भक्ति करने में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखिए क्या है, इनमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस पर पुजारियों की विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। मतलब अब आप पूजा करने के लिए, मतलब ईश्वर को जो आप पूजा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, जिसके बीच में आपको ब्राह्मण की रिक्वायरमेंट होती थी मीडिएटर के तौर पर। लेकिन भक्ति की जो परंपरा आई उसके अंदर ये हुआ कि आपको अब उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं ईश्वर से। उसकी इसमें बात की जा रही है। इस विषय में और ही दूसरी परंपराओं के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे, तो आप उसमें जाकर के जरूर उसको पढ़िएगा। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। मतलब नए नए धर्म आए। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, सामाजिक हिस्से में चाहे वो समाज में ऊपर हो नीचे हो, कोई मतलब नहीं बनता। अगर उसमें प्रेम है, करुणा है, उदारता है और वो अल्लाह में आस्था रखता है, तो अल्लाह जो है उसको अपने गले लगाएगा। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्म शास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के जो शिष्य हैं, ये भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। जो इस धर्म का नेतृत्व कर रहे थे उनको क्या बोला गया? खलीफा। और आगे भी इनकी परंपरा इसी प्रकार से चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं। इनकी विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर देखने को आते रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर के विभिन्नता देखने को मिलती है। देखिए चैप्टर अभी स्टार्ट हो रहा है और आप इस पूरी किताब में क्या पढ़ने वाले हैं ना, उसका एक शॉर्ट समरी इसके अंदर बताया गया है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार, अगला पॉइंट हमारा ये है। इतिहास का समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही उसको नहीं देखते हैं कि समय जो है वो बीत गया है। उनका नजरिया यह है कि समय जो है, इतिहासकार का नजरिया क्या है कि समय जो है वो सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। ये दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है। मतलब अगर कोई विचार प्रकट हुआ है सन 700 में, तो वो कितने लंबे टाइम तक चला है और वो कितना परिपूर्ण करता है अपनी बातों को, तो वो जरूरी है। मतलब कोई फैक्ट अगर निकल के आया है तो कितना सक्सेस है, तो वो इस प्रकार से देखा जाएगा कि वो कितने टाइम तक रहता है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांट दिया: हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। इंडिया के जो हिस्ट्री है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था सबसे पहले अंग्रेजों ने। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म जो है वही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता, वो तो कंटिन्यू उसी प्रकार से चलते रहते हैं। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधताओं की उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। मतलब भारत में जो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश करके जो उन्होंने चेंजेस किए थे कि भैया पहले हिंदुओं का राज था, फिर जो है मुसलमानों का हुआ और फिर अंग्रेजों का हुआ, तो उसको आज के इतिहासकार बहुत कम ही है जो मानते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत की विभिन्न कालखंडों की विशेषता को तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे कि शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य जो अर्ली टाइम पीरियड के वो सभी थे, उनकी इसमें बात की जा रही है। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें जो है आपको प्रायः मध्यकालीन इतिहास जो है वो देखने को मिलेगा।
तो स्टार्टिंग में आपको अर्ली मिल गया, अभी मिडवल मिल जाएगा, फिर बाद में एशियंट मिल जाएगा। सॉरी, एशियंट तो पुराना ही है, नियोलिथिक। ठीक है, तो वो मिल जाएगा आपको। तो अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, जो कि अध्याय 2 से बेसिकली शुरू होगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो कृषक समाज का विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के जो नए नए उदय हुए हैं, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में आपको हिंदू धर्म के बारे में मिलेगा, इस्लाम धर्म के विकास के बारे में पता चलेगा, यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से आपको इसमें जानकारी देखने को मिलेगी इस अध्याय के अंदर। भारत के इतिहास में ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफी ज्यादा ही अलग थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से भी की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव भी जुड़ा होता है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादिता और उस दौरान हुए कई सारे परिवर्तन वो हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये भी देखने को इसमें मिलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उनसे यूरोप का व्यापारी यानी यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई पुस्तकों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डाल कर के भी यह देखें कि क्या सब कुछ वैसा ही है या फिर अभी भी बदल रहा है। तो बेसिकली ये जो है चैप्टर, अभी आप एक इंट्रो कह सकते हैं कि आपको बाकी चैप्टर्स के अंदर इस बुक में क्या पढ़ना है उसका केवल एक इंट्रो था ये। तो चैप्टर अभी बेसिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगले चैप्टर से आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। ओवरव्यू आपको मिलेगा क्लास 7 की इतिहास की किताब में आप क्या पढ़ेंगे। अगर आपने क्लास 6 की इतिहास की किताब पढ़ी अच्छे से तब तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बाकी आपके लिए नहीं पढ़ा है तो भाई आपके लिए नया नया हो जाएगा। बाकी वीडियोस अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।